और जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक। दिस इज़ योर टीचर सरफराज। मैं आपसे बात कर रहा था रिगार्डिंग इनफैक्ट आज डे वन है, इस पे बात करते हैं। पेपर टू क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है। मैं जो आपसे बात कर रहा था वो क्वेश्चन नंबर वन की कर रहा था। दैट इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन। ऑब्वियसली यू नो, दोनों पेपर्स में, पेपर वन और पेपर टू, एज यू नो इस्लामिक के दो पेपर्स होते हैं। दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। एक पेपर वन कहलाता है, एक पेपर टू कहलाता है। ठीक है। नाउ, दोनों पेपर्स में क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू आर कॉल्ड कंपल्सरी क्वेश्चंस। आपको करने ही करने हैं। और फिर दोनों पेपर्स में क्वेश्चन नंबर वन और टू जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, उनके बाद तीन क्वेश्चन और होते हैं, 3, 4, 5। उनमें से कोई भी दो क्वेश्चन आपने करने होते हैं, एक चॉइस पे छोड़ना होता है। ओके। नाउ, paper 2 question number 1, that is compulsory, and what does it cover? Hadith 1 to 20. There are 20 ahadith in your syllabus of Islamic 2058। ठीक है। इसमें 20 अहदीस हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस हदीस नंबर 1 to 5। I'll see, if need arises, I'll guide you regarding other hadiths as well. But right now, my first priority is to discuss the hadith number 1 to hadith number 5. All right. Now, the actual question that appears in the exam paper. पेपर टू का क्वेश्चन नंबर वन कैसे लिखा हुआ होता है? चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हदीस। टोटल कितनी होती हैं? इन एग्जाम पेपर ऑफ पेपर टू, क्वेश्चन नंबर वन में चार अहादीस दी हुई होती हैं। आउट ऑफ फोर यू आर सपोज टू सॉल्व टू। ठीक है। चार अहादीस दी हुई होती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल 20 अहादीस हैं। ठीक है। तो 20 अहादीस में से चार अहादीस पेपर में दी हुई होती हैं, एंड यू आर सपोज टू सॉल्व टू। 50% चॉइस है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होता है, चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हदीस एंड उन दोनों का पार्ट ए प्रोड्यूस कीजिए और उन दोनों का पार्ट बी प्रोड्यूस कीजिए। एक हदीस का पार्ट ए प्रोड्यूस करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। दोनों हदीसों का पार्ट ए प्रोड्यूस करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स एक के, 2 मार्क एक के, 2 मार्क दूसरी के। ठीक है। तो अगर आपने एक्यूरेट आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो एक पार्ट ए पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। और दूसरी हदीस के पार्ट ए लिखने पे आपको दोबारा फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा। फिर इसी तरह आपको पार्ट बी डेवलप करने। जब दोनों का बहुत अच्छा आंसर डेवलप होगा पार्ट बी, तो दोनों पे फुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स एक हदीस के पार्ट बी पे, और 2 मार्क्स दूसरी हदीस के पार्ट बी पे। तो इसलिए 4 4 मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा। ना, पार्ट ए में करना क्या होता है? यू हैव टू एक्सप्लेन कि इस हदीस की रोशनी में एक ईमान, मुसलमान का ईमान क्या होता है। ठीक है। इस हदीस की रोशनी में एक मुसलमान का ईमान क्या होता है। और फिर पार्ट बी, इस हदीस की रोशनी में हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है। नाउ, द क्वेश्चन वाज सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई होप सो। नाउ, थोड़ी सी गाइडेंस जो मैं हदीस सॉल्व करने से पहले आपको दूंगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाइएगा, मतलब ये कि ये चीज़ें जब मैं बच्चों को बता रहा होता हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ठीक है। यू कैन नॉट चेंज इट, आई कैन नॉट चेंज इट। अब इसमें आपको अच्छा ना लगे, एंग्जाइटी हो या कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जो है वो मैं आपको क्लियर बताऊं, जब आप जाएंगे पेपर में तो एटलीस्ट आपको पता तो हो आप 2 मार्क्स के लिए 15 मिनट से लिख रहे हैं, और आपको जहन में ही नहीं आ रहा कि यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ और कर लो। तो जो चीज बतानी होती है वो बतानी होती है, राइट। टाइम टू बी स्पेंट ऑन क्वेश्चन नंबर वन पेपर टू, 15 मिनट्स का ये क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लें, 4 मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं, 4 मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है। देखें, 4 मार्क्स ये रहे और 4 मार्क्स ये रहे। दो पार्ट ए लिखने, दो पार्ट बी, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। सही है। और जो है, टाइम इसके लिए सजेस्टेड टाइम है जो सी आई सजेस्ट करता है, 15 मिनट्स। ठीक है। 15 मिनट्स सजेस्टेड टाइम है। इससे ऊपर लगाएंगे 8 मार्क्स के लिए तो वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, एज पर सी आई।
क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 90 मिनट्स में करना होता है। तो सीआई ने सजेस्ट किया कि 15 मिनट्स में इसको सॉल्व कर लें। तो जब आपको 15 मिनट्स हैं और आपको 4 पार्ट डेवलप करने हैं, यानी 15 डिवाइड बाय 4, तो 3.5 मिनट पर पार्ट। ठीक है। आपको 2 पार्ट ए लिखने हैं, आपको 2 पार्ट बी लिखने हैं। तो जो है इस हिसाब से आपको जो है वो 15 मिनट्स में लिखने हैं। तो 3.5 मिनट हुए ना एक पार्ट डेवलप करने के। तो 3.5 मिनट बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, बहुत तेजी से टाइम गुजरता है। अच्छा, स्पेस अवेलेबल फॉर ईच पार्ट, ऐसे समझ लें कि 15 लाइन समझ लें, ठीक है, हाफ पेज। ठीक है, 15 लाइन्स यानी हाफ पेज, 14 लाइन्स समझ लें, हाफ पेज। तो वही जैसे पैसेजेस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपको जाना है डिस्टिंक्शन के लिए, आपको जाना है ए स्टार के लिए। तो ए स्टार और डिस्टिंक्शन के लिए आपको प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। अगर आप एक अच्छे सूटेड बूटेड जूते पॉलिश हैं, आप अच्छे, यूनिफॉर्म आपका प्रेस है, नाइस क्लीन शाइनी यूनिफॉर्म, कोई उस पे इंक के स्पॉट्स नहीं है, आपकी टाई अच्छी प्रेस हुई हुई है, आपका सूट अच्छा लग रहा है, आपका स्वेटर अच्छा लग रहा है, आपका कोट अच्छा लग रहा है, आपका हेयर कट अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी टीचर आपको फर्स्ट लुक में, जो आपको नहीं जानता, फर्स्ट लुक में वो यही कहेगा "ये तो एक अच्छा स्टूडेंट लग रहा है, ये तो पता चल रहा है कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छा करेगा"। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब आप इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता मैं। पार्ट ए डेवलप करें दोनों का, फिर पार्ट बी डेवलप करें दोनों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंपलसरी पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, यू विल फाइंड हदीस रिटन इन इंग्लिश एंड अरबिक बोथ। ठीक है, अरबिक भी लिखी हुई होगी, इंग्लिश भी लिखी हुई होगी। सर एक बात बताएं, ये 20 अहदीस है हमारे सिलेबस में, एग्जैक्टली तो सर 20 अहदीस, ये हदीस नंबर तो आएगा ना पेपर में, हदीस नंबर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो सर 20 अहदीस हैं, उनमें से कोई भी रैंडमली 4 हदीस पेपर में आ जाएंगी, एग्जैक्टली तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हदीस है? ये हदीस नंबर 1 है या 5 है या 7 है या 19 है या हदीस नंबर 14 है या 102 है? सॉरी, हदीस नंबर 2 है या हदीस नंबर 20 है, हदीस नंबर 16 है? अब ये तो आपके ऊपर है। ठीक है। फॉर दिस आई टेल माई स्टूडेंट्स के हदीस में कोई ना कोई खास वर्ड होता है, कोई ना कोई खास वर्ड होता है जो आपको वो बता देगा कि ये हदीस नंबर ये है। मिसाल के तौर पे जॉइंट्स लिखा हुआ है तो हदीस नंबर 5 है। ठीक है। अ, अ, हदीस नंबर 1 में सिंसेरिटी का वर्ड आता है। ठीक है। हदीस नंबर 10 में विडो का वर्ड आता है। ठीक है। तो इसी तरह जो है एक्सीलेंट का वर्ड कहीं आता है। आपको या तो शुरू के 2-3 वर्ड याद करने होते हैं किसी भी हदीस के, या फिर आपको किसी भी हदीस का जो है वो कोई एक की वर्ड होता है जो आपको याद दिलाता है। ये एक तरह से जरूरी है कि आपको पता हो कि हदीस नंबर आ कौन सी गई है। आप ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते कि पता नहीं यार कौन सी थी, मुझे नहीं पता चला। तो इसमें एक फायदा ही होता है, आपको पता तो हो कि हदीस नंबर कौन सी सॉल्व कर रहा हूँ। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, 15 मिनट्स होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएं। अच्छा, क्लियरली राइट द नंबर ऑफ हदीस यू आर सॉल्विंग। ठीक है। तो ये इससे मुराद क्या है कि जो आपका पेपर होगा ना, पेपर जो होता है उसमें हदीस ऐसे लिखी हुई होती हैं, देखें, 1, ठीक है, 2, इस तरह करके फिर 3, और फिर हदीस 4। ये रोमन में उनका साइड में नंबर लगा हुआ होता है कि ये हदीस नंबर 1 है। अब अगर आप पेपर में सॉल्व करने लगे हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 4, ठीक है, आपने 2 और 3 छोड़ दिया, आपको नहीं आ रही, तो आप पेपर में जब लिखेंगे तो कोने में आपकी हेडिंग क्या होगी? सिर्फ ए। ठीक है, यानी 1 का पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं। आपने 14 लाइन्स लिख लिया, तो फिर आप लिखेंगे 1-बी। ठीक है जी, अब ये इसका पहली हदीस का पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप एक साथ अ, एक ही हदीस का पार्ट ए पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप जो है दोनों का पार्ट ए पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस तरह लिखेंगे, पहले एक का पार्ट ए लिखा, 14 लाइन्स, हाफ पेज एक का पार्ट ए लिखा। ठीक है, फिर चौथी आ रही है ना आपको हदीस, हदीस नंबर 2 और 3 नहीं आ रही आपको। ठीक है, तो आप जो है वो
हदीस नंबर 2 और 3 को हटा दें। सही है। जब आपने दोनों का पार्ट ए लिख दिया है, फिर आप पार्ट बी लिखेंगे, 14 लाइन्स। ठीक है, जब इसका 14 लाइन्स पार्ट बी हो गया, तो फिर उसके बाद 14 लाइन्स आप अगली का पार्ट बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें जो ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो स्टूडेंट ब्लंडर करते हैं, वो इस नंबर को याद नहीं रखते। मतलब ये कौन सी हदीस मैंने पिक की है, 1 पिक की है और 4 पिक की है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई मेरी तो पहली हदीस है, ठीक है, मेरी तो पहली हदीस है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि मिसाल के तौर पे उसने हदीस नंबर 3 सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो लिखना शुरू कर देगा 1। ठीक है। अब इसके आगे उसने ये भी नहीं लिखा कि ए सॉल्व कर रहा है पार्ट ए या उसका पार्ट बी सॉल्व कर रहा है, बस उसने बोला 1। 1 करके शुरू कर दिया। अब उसको मिसाल के तौर पे हदीस नंबर 3 सॉल्व करनी थी आगे से। मैंने तो आपको एग्जांपल 1 और 4 की दी है ना, उसको छोड़ें अभी आप। अभी आप देखें कि मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ने हदीस नंबर 2 और 3 पिक किए, तो पहले हदीस नंबर 2 सॉल्व करते हुए उसने यहाँ हेडिंग डाल दी 1। ठीक है, यानी मेरी तो 1 है ना, तो मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ, ये लिख दिया उसने। अब नहीं पता चल रहा यहाँ पार्ट ए है 1 का या पार्ट बी है 1 का। अब वो एग्जामिनर क्या पढ़ के बताएगा कि यार ये तो हदीस नंबर 2 सॉल्व की हुई है, इसने 1 तो नहीं है। यहाँ तो इसने 1 लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने यहाँ तो 1 लिख दिया है, लेकिन ये तो हदीस नंबर 2 सॉल्व हुई भी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं है कोई। आप जो हदीस सॉल्व कर रहे हैं आपको वही पिक करनी है। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि सॉल्व 2 कर रहे हो, लेकिन यहाँ लिख दिया मेरी तो पहली है ना, तो मैंने 1 लिख दिया, और ये भी नहीं लिखा कि पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं पार्ट बी, और फिर उसके बाद हदीस नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया 2। मेरी तो दूसरी है ना भाई, मैं दूसरी सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये भी नहीं लिखा आगे कि पार्ट ए या पार्ट बी। तो ये ब्लंडर्स अगर आप करेंगे, तो आप अपना केस बुरी तरह खराब करेंगे एग्जामिनर के सामने। ठीक है, तो फिर वो इसीलिए मार्क्स कम आते हैं। यार मैं लिख के तो बहुत अच्छा आया था, नहीं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो पिक कर रहे हैं हदीस, उसका सही नंबर यहाँ मेंशन करें कि ये मैं हदीस नंबर 1 ही सॉल्व कर रहा हूँ, और सर ये मैं उसका पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसका पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पार्ट ए आता है उसका, तो मैं पार्ट ए सॉल्व करने लगा हूँ। सही है सर। अब ये सर देखें, मैं 4 हदीस सॉल्व कर रहा हूँ, जो जो पेपर में हदीस नंबर 4 लिखी हुई है ना, सर वो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सर ये देखें उसका पार्ट ए लिख रहा हूँ। ठीक है। तो आपने अपना केस अपने हाथ में रखना है, एग्जामिनर को ना कंफ्यूज करना है और ना खुद कंफ्यूज होना है। ठीक है, ये दोनों आपने कर दिया। फिर इसी तरह आपने फिर जो 1 थी हदीस वहां पे, उसका पार्ट बी सॉल्व किया, फिर जो 4 थी हदीस वहां पे, उसका पार्ट भी सॉल्व किया। ये आइडेंटिफिकेशन, यही आपकी हेडिंग है। इसके अलावा आपको कोई बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं डालनी होती कि बिलीफ और एक्शन, कोई हेडिंग नहीं डालनी होती। ठीक है, आई होप दैट इज अंडरस्टूड। उसके बाद अ, यही बात यहाँ समझाई हुई। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सॉल्व हदीस नंबर 2 and 4 राइट क्लियरली। ये देखें यहाँ हदीस नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ना आप, तो 2 लिखा। ये 2 कहाँ से आया, ऊपर पेपर में हदीस नंबर 2 पे जो हदीस लिखी हुई है, ये उसका नंबर है 2, आई आई रोमन में, और उसका पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी सिर्फ हेडिंग है, कोने में लिखी हुई होगी कि मैं ये सॉल्व करने लगा हूं। ये नहीं करेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सॉल्व कर रहा है। पता तो उनको चल रहा होता है, लेकिन वो फिर वो समझ जाता है कि स्टूडेंट जो है अच्छी सही पेपर समझा ही नहीं, इसने कैसे सॉल्व करते हैं। आपने अपना केस खराब कर देना है। आपने आंसर अच्छा भी लिखा होगा, फिर एग्जामिनर के ऊपर है वो आपको क्या देता है। उन्हें भाई यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी इसने सॉल्व की है, यहाँ बता रहा है ये कि 2 है, सॉल्व तो इसने 4 की हुई है, तो मैं तो मार्क्स नहीं दे रहा। तो प्लीज मेक श्योर जो कुछ भी होता होगा, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हाफ पेज का आंसर 14-15 लाइन से आपने अच्छी तरह लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है। ठीक है। अच्छा ना, some other guidance, try to write a new point after every 1.52 lines। ये मैंने पॉइंट यहाँ इसलिए बोला है, आपको कोई अजीब लगेगा कि सर कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पैसेजेस में समझाया था, थोड़े लफ्जों में बड़ी बात करनी है, थोड़े लफ्जों में बड़ी बात करनी है। ठीक है। होता क्या है कि हमारी ग्रामर, हमारी वोकेबलरी इतनी कमजोर होती है, और हमारी राइटिंग इतनी बड़ी बड़ी होती है, और हमारी पेपर की प्रिपरेशन इतनी खराब होती है कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं।
लिमिटेड 14 लाइंस होती हैं, उसमें आपको एक हदीस समझानी है। हदीस जो है बड़े केयरफुली पिक करनी होती है। किसी हदीस में 5 चीजें पूछ रहा है: सिंसेरिटी टू अल्लाह, सिंसेरिटी टू हिज बुक्स, सिंसेरिटी टू हिज मैसेंजर्स, सिंसेरिटी टू कॉमन पीपल, सिंसेरिटी टू मुस्लिम लीडर्स। तो उसने 5 चीजें पूछी हैं, तो पांचों ही का कुछ ना कुछ आइडिया देना होगा। अगर उसने जो है हदीस में कहा है कि नेबर से रिलेशन, और गेस्ट से रिलेशन, और डे ऑफ जजमेंट से रिलेशन, तो 3 चीजें हैं, तो तीनों चीजों को समझाना होगा। ये नहीं कि मैंने नेबर समझाया और मैं चला गया, ऐसे नहीं होगा। तो आपको जो क्वेश्चन पिक करना है, जो हदीस पिक करनी है, आपने केयरफुली पिक करनी है कि मैं कौन सी बताना चाहता हूँ। हदीस भी इजी, मीडियम, हार्ड होती है। कि हार्ड वाली कैसे, जैसे 5 चीजें समझानी है: सिंसेरिटी टू अल्लाह, सिंसेरिटी टू हिज बुक, सिंसेरिटी टू कॉमन पीपल, सिंसेरिटी टू हिज मैसेंजर्स, और सिंसेरिटी टू मुस्लिम लीडर्स। 5 चीजें समझानी है। अब आपकी मर्जी है, आपने पिक की है हदीस और आपको 5 चीजें समझानी है। इनसे आप इन चीजों के बारे में, पांचों चीजों के बारे में आपका बिलीव क्या है? अरे भाई, ये मुस्लिम लीडर्स जो है, जो कुरान और सुन्ना की रोशनी में चल रहे हो, उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेथ है। अगर वो एक मुस्लिम लीडर कुरान और हदीस को सही सही फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसका उसको नहीं फॉलो करूँ, तो ये चीज़ अल्लाह के गजब को दावत दे सकती है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो जो भी हदीस आप पिक करेंगे, आपको उसको, उसमें जितनी एलिमेंट्स हैं वो सारे समझाने हैं कि उनसे रिलेटेड हमारा बिलीफ क्या है। तो हदीस बड़ी केयरफुली पिक करनी है। दूसरी बात ये है कि अब आपको होपफुली ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, 1.52 लाइंस में छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बात करनी होती है। इसको आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे, इसीलिए आपको 2 साल मिलते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप प्लान करते हैं कि यार ये ज़्यादा वर्डिंग हो गई है, 4 से 5 लाइनें लिख दी हैं, इसको कट करूँ 2.5 लाइन में या 2 लाइन में, ये इस तरह अगर ये वाले वर्ड्स पिक करूँ तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा। थोड़ा बहुत आपको मेमोराइज करना पड़ता है। आपको घर का रास्ता भी याद है, आपको अपना फोन नंबर भी याद है, पापा मम्मा सबके फोन नंबर भी याद है, आपको नमाज में खड़े होते हैं सूरह इखलास, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास जो है सब कुछ याद है। तो इसी तरह लाइफ में पेपर में भी पास होना है तो कुछ ना कुछ याद करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ क्रैमिंग इन्वॉल्व होती है, आपको फैक्ट्स क्लियर पता होने चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, इसीलिए आपको 2 साल मिलते हैं, 700 डेज कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को। ठीक है। एक ही पॉइंट को स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिटेल लिखता है। जैसे उसने हदीस में पूछा है कि सिंसेरिटी टू अल्लाह, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 5 चीजें हैं पहली हदीस में, और उसने सिर्फ सिंसेरिटी टू अल्लाह बताया, और सिंसेरिटी टू अल्लाह बता के वो जो है ना, स्टूडेंट उसने समझा मेरा काम हो गया। नहीं, आपने सिर्फ एक ही चीज समझाई है। लेकिन सर मैंने तो 8-9 लाइनें लिखी थी, लेकिन आपने एक ही चीज समझाई। तो कोशिश करें हर थोड़े थोड़े लफ्जों में बड़ी बात करें, अच्छी तरह समझाएं। अगर आप 1.5 या 2 लाइन्स में कुछ नया लिखते हैं, अगर आप 1.5 लाइन में बड़े अच्छे कैलकुलेटेड वर्ड्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर आते हैं, 1.5 लाइन का मतलब ये है कि आप 10 बातें लिख कर आ सकते हैं। 15 लाइनें ना आपके पास पार्ट ए डेवलप करने के, तो आप 10 बिल्कुल डिफरेंट बातें दे सकते हैं। वो बातें जो है हर चीज को, हदीस के हर कॉर्नर को अच्छी तरह कवर कर रही होंगी। जब हदीस अच्छी तरह समझाई होगी तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। एडिंग मल्टीपल वेज इन बिलीव्स एंड एक्शन विल गेट यू मैक्सिमम मार्क्स। अंडरस्टैंड द कमांड वर्ड्स केयरफुली कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है। जब भी हदीस शुरू करते हैं तो वहां पे पहले वर्ड क्या होते हैं? दिस हदीस इज फाउंड इन सही बुखारी, या फिर जो आपको 20 अहादीस दी गई है ना आपके सिलेबस में, या तो सही बुखारी में से ली गई है या सही मुस्लिम में से। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली लाइन क्या होगी? दिस हदीस इज फाउंड इन सही बुखारी। अगर सही बुखारी में है तो वो लिखें। अगर दिस हदीस इज फाउंड इन सही मुस्लिम, अगर सही मुस्लिम में है तो वो लिखें। या कभी कभी कोई हदीस दोनों बुक्स में होती है, तो उसके लिए लिखते हैं दिस हदीस इज अप्रूव्ड बाय सहीहुन, यानी दोनों बुक्स में आई है। हजरत इमाम बुखारी, हजरत इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको ऐड किया है एज अ सही हदीस। ठीक है, तो ये इसको सही हुन कहेंगे। दूसरी लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? दिस हदीस फोकसेस ऑन द डैश लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। ये जो 20 अहादीस आपको दी गई हैं, उनमें से कुछ अहादीस आपकी इंडिविजुअल लाइफ का, आपको पर्सनली कैसा होना चाहिए अपना, अपने लिए, और कम्युनल लाइफ आपको कम्युनिटी में कैसा होना चाहिए। तो कुछ हदीसें इंडिविजुअल लाइफ की हैं, कुछ कम्युनिटी लाइफ की हैं। तो आपको ये क्लियरली ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि दिस हदीस इज फाउंड इन सही बुखारी, या फिर सही मुस्लिम, या फिर दोनों बुक्स में मिलती है। और दिस हदीस फोकसेस ऑन इंडिविजुअल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स, या फिर दिस हदीस फोकसेस ऑन कम्युनिटी लाइफ ऑफ मुस्लिम।
ये तो आपको शुरू में लिखना ही लिखना है, ये 2 पॉइंट्स। उसके बाद आप हदीस समझाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आप हदीस समझाना शुरू करेंगे। नाउ स्टार्ट आंसरिंग योर हदीस। ठीक है, रिलेट टू ईच हदीस स्पेसिफिकली, दिस मीन्स हदीस अगर जिहाद के रिलेटेड है तो आप सोसाइटी को फास्टिंग ऑर्फन्स नहीं समझाना शुरू कर देंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो बहुत कंफ्यूजिंग बातें लिखते हैं। ठीक है। एग्जामिनर जो है वो चेक करता है। देखें, जैसे लाइट्स होती हैं ना, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। ग्रीन लाइट मतलब बेहतरीन आंसर है, जो मार्किंग स्कीम कह रही है उसी पे चल रहा है। रेड लाइट मतलब रॉन्ग आंसर, जो मार्किंग स्कीम कह रही है बिल्कुल उसका उलट है। येलो लाइट मतलब हमारी राइटिंग में, येलो लाइट मतलब कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है, पता नहीं क्या लिखना चाह रहा था, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देता तो पता चलता है क्या कहना चाह रहा था ये। ठीक है। और ब्लू लाइट, एक ब्लू लाइट भी है हमारे इस पेपर में, समझे। ब्लू लाइट का मतलब कि क्वेश्चन कोई भी हो, वो हर चीज में एक ही चीज लिखना शुरू कर देता है स्टूडेंट। यस, अल्लाह इज वेरी मर्सीफुल एंड वी शुड हेल्प ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन। दिस वर्ल्ड, वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, फीड द पुअर, फीड द नेबर। ये चीजें उस हदीस से रिलेटेड थी नहीं। अजीज जिहाद के बारे में आप रैंडम बातें लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको केयरफुली चलना, आपको सिर्फ ग्रीन लिखना है। ठीक है। जो मार्किंग स्कीम कह रही है एक्यूरेसी पे लिखना है। यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन द बिलीफ्स, या यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन द एक्शंस। एग्जामिनर यही देखना चाहता है पैसेजेस की तरह कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सेम हदीस छापना शुरू कर देते हैं, सेम हदीस लिखना शुरू कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग कहते हैं उसको, यानी जो चीज वहां लिखी हुई है पैसेज में या हदीस में, सेम वही बच्चा वैसे ही लिखता जा रहा है। ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। इस पे मार्क्स नहीं मिलते पैराफ्रेजिंग पे। आप समझेंगे कि मैं एग्जामिनर को उल्लू बना दूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फौरन देखते ही समझ जाते हैं, 2 सेकंड में पेपर देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो सेम हदीस लिखी हुई है, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम वही लिख रहा है। ठीक है, तो वो पैराफ्रेजिंग जो है वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। सही है। आपको अपने वर्ड्स में समझाना है मुझे क्या समझ में आया। आपने 30,000 पे किए, 27-28,000 पेपर के, तो अब अपना एफर्ट भी दीजिए, अपना बताइए कि मैंने क्या समझा है। आपको ओ लेवल करना है। ठीक है। डू नॉट रिपीट द हदीस इन योर आंसर। समटाइम्स द स्टूडेंट्स थिंक दैट दे वेरी क्लेवर फिलिंग द एंटायर स्पेस विद राइटिंग द सेम हदीस गिवन इन द क्वेश्चन विद सम सिनोनिम्स। दिस इज रॉन्ग। थोड़े से वर्ड चेंज करके, सिनोनिम ऐड करके, तो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा आंसर दे दिया। दिस इज रॉन्ग। यू कैन ऑल्सो एड अ कुरानिक रेफरेंस और हदीस टू मेक योर आंसर स्ट्रॉन्ग इन पार्ट बी। सॉरी, ये आप इसको जो है ना, आप इतना, ये मैंने इसलिए पॉइंट यहाँ ऐड किया है कि जो पहले अपने वर्ड्स में बहुत ही अच्छा हदीस को जस्टिफाई कर चुके हैं, तो चेरी ऑन द टॉप। ठीक है, बिकॉज आई टॉक ओवर हियर फॉर ए स्टार, या अल्लाह करे उससे ऊपर। ठीक है, डिस्टिंक्शन की तरफ। तो उसके लिए आप हदीस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त नहीं है जब आपने हदीस को अपने वर्ड्स में समझाया ही नहीं है सही से। अब हदीस का पार्ट ए क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे ने जो है वो एक जो है वो, हाँ, अपनी तरफ से कुरानिक रेफरेंस ऐड कर दिए। ठीक है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे बताएं कि यार नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, नमाज दीन का सुतून है। उनका वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि नमाज पढ़ते कैसे हैं भाई, किस तरह खड़ा हूँ, क्या करूँ। आपने बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि नमाज जो है ना मोमिन की मेराज है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, कि आप उसको समझा ही नहीं रहे हैं कि नमाज पढ़नी कैसे है, आप उसको ही बता रहे हैं नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है। तो आपने पहला पर्पस ये है कि आपने हदीस को जस्टिफाई करना है, आपके अपने आंसर में समझाना है। पार्ट बी में क्या करना होता है? फोकस ऑन आंसर ऑन मुस्लिम्स लाइव्स टुडे। डू नॉट रिपीट द सेम आंसर फ्रॉम पार्ट ए। कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि सेम पार्ट ए में जो लिखा है पार्ट बी में भी वही लिख रहे होते हैं। आपको बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं महसूस हो सकता कि पार्ट ए पार्ट बी में फर्क क्या है। ठीक है। योर आंसर शुड रिलेट टू द हदीस विच हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है। अगर ये वही बात है कि जो हदीस है उसी से मिलता जुलता आंसर होना चाहिए। ठीक है। गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर इन पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है ना,
पार्ट बी में जो बहुत ही अच्छे आंसर्स होते हैं वो शुरू ऐसे करते हैं कि पहला तो मैंने आपको बताया दिस हदीस इज फाउंड इन सही मुस्लिम या सही बुखारी या बोथ बुक्स, ठीक है, या उसका अगला सेंटेंस होता है दिस हदीस इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कम्युनिटी लाइफ। उसके बाद स्टूडेंट जो फ्लॉलेस आंसर्स होते हैं, बहुत आला आंसर होते हैं, बहुत ही आला, जो डिस्टिंक्शन की तरफ जाते हैं, वो शुरू करते हैं कि इस हदीस की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बिहेव किया था। तो नबी पाक की लाइफ से एग्जाम्पल दे दी। और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप सहाबा की लाइफ में से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नबी पाक को फॉलो करते हुए उनके जो प्यारे सहाबा थे उन्होंने भी ये काम किया था इस तरह, इस हदीस की रोशनी में फलां सहाबी थे, उन्होंने फलां बंदे को फलां तरीके से यूं मदद की थी। ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं थर्ड नंबर पे कि मुझे इस हदीस की रोशनी में ये समझ में आया कि यूं करना चाहिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जो है सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं कि लॉयर को ऐसा होना चाहिए, बैंकर को ऐसा होना चाहिए, टीचर को ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसा होना चाहिए, मम्मा को ऐसा होना चाहिए, बाबा को ऐसा होना चाहिए। छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बड़ी बात, स्पेस जरा लिमिटेड होता है। ठीक है। तो अ, आपको आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आई विल प्रोसीड नाउ विद हदीस नंबर 1। थैंक यू।